हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए, आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालना। ठीक है, तो मैं अपने पहले वीडियो में अपवर्त विधि से हम दो या दो से अधिक संख्याओं का किस तरह से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं ये मैं बताया था। इस विधि में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से हम दो या तीन से और अधिक यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का किस तरह से हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं ये मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में लघुत्तम समापवर्त से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। तो पहले हमको कि हम किस तरह लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं दी गई संख्याओं का ये जानना जरूरी है। साथ ही साथ ये जानते रहेंगे तब इससे संबंधित जो कठिन प्रश्न आते हैं वो हम आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों कहते हैं और किस तरह उस विधि के द्वारा दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात किया जाता है ये बताऊंगा। साथ ही साथ एक और विधि भी बताऊंगा जिसके माध्यम से हम बिना अभाज्य गुणनखंड निकाले भी हम उसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक तो करिए ही, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना प्राप्त हो सके। चलिए देखिए, इस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब क्यों बोलते हैं इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि ये जान लें। देखिए, अभाज्य संख्या आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़े हैं तो अभाज्य संख्या से संबंधित वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं इस विधि को। तो इस विधि में हम जो दी गई संख्या है, जैसे यहाँ देखें 6 और 16 दिया गया है, 6 और 16, इसको जब भी ऐसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरह चिन्ह बनाएंगे और दो अलग अलग संख्याओं के बीच में अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं कि ये अलग अलग संख्या है। ठीक, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं ये बताने जा रहा हूँ मैं। तो जब भी हम इसमें यहाँ पर भाग देंगे तो हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही भाग करेंगे। ये जैसे अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, प्रथम अभाज्य संख्या, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। इस तरह अभाज्य संख्याओं से ही यहाँ पर हमें दी गई संख्याओं को भाग करना है। चूंकि अभाज्य संख्या से भाग करते हैं और अभाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड का अर्थ क्या होता है? भाजक। गुणनखंड का अर्थ क्या होता है? भाजक, यानी भाजक को ही हम गुणनखंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि इसमें एक अभाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में यानी कि भाजक के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए इस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक संख्या लिखता हूँ 6, तो इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ 2 गुणित 3। देखिए दोनों यहाँ पर अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या, 2 भी 3 भी। तो गुणनखंड क्यों बोले? जब हमने इस 6 को गुणा के रूप में लिखा, गुणा के रूप में लिखा तो दो संख्या का गुणा यहाँ पर हो रहा है, जिसमें से एक ये संख्या भी अभाज्य है और ये संख्या भी अभाज्य है। तो किसी का ये जो गुणा का क्या है, ये हर एक संख्या एक खंड है, एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है। ये एक गुणनफल का एक हिस्सा है ये। तो हिस्सा खंड को ही बोला जाता है खंड। तो ये क्या हुआ? एक अभाज्य संख्या है और इस गुणा का एक खंड है, यानी कि एक हिस्सा है। पूरा हिस्सा इतना है लेकिन एक हिस्सा है ये, तो इसलिए बोलते हैं इसको गुणनखंड। गुणा का एक हिस्सा है और चूंकि अभाज्य संख्या है इसलिए बोलेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड। अब कैसे? देखिए, तो यहाँ 6 का भाजक 2 भी है और 3 भी है। कहने का मतलब क्या है कि हम 6 को 2 से भी भाग करेंगे तो भी देखो पूर्णतः विभाजित हो गया, अगर 6 को 3 से भी भाग करेंगे तो भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 3
6 के भाजक हैं। इसी को कह सकते हैं 2 और 3 6 के गुणनखंड हैं। चूंकि 2 और 3 अभाज्य संख्या है, इसलिए हम बोलेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड, हर एक संख्या। ठीक, तो इस तरह इस विधि का नाम हुआ अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हम इसमें जितने भी भाजक के रूप में संख्या लेते हैं वो दरअसल एक अभाज्य संख्या होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुल 4 प्रश्न हैं और ये हुआ 5वां प्रश्न। ये विशेष टाइप का है, ये अंत में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, यहाँ 3 संख्या का, इस प्रश्न में 4 संख्या का। ये पहले सरल वाला लिया गया है, उसके बाद थोड़ा सा कठिन वाला लिया गया है। ठीक, तो चलिए इन सब प्रश्नों के माध्यम से हम लघुत्तम समापवर्त निकालना सीखेंगे। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहला लेते हैं, आराम से सीखते हैं। ये देखिए इस तरह चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पर 6 कॉमा करके यानी कि अल्पविराम लगाकर 16। अब हमें देख क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। तो इस तरह देखिए ये क्या है, हमारे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो ये 2 से देखेंगे तो 2 से जितने भी सम संख्याएं होती हैं वो सभी विभाजित हो जाती है, इसीलिए उसको सम संख्या कहा जाता है, क्योंकि वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो देखिए ये भी सम संख्या, ये भी, तो 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जितना बार पहाड़ा पढ़ने पर 6 आएगा उसी को लिखेंगे। तो देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये हमने 3 बार पहाड़ा पढ़ा तो 6 आया, तो जितने बार पहाड़ा पढ़े उसको यहाँ लिखा जाता है। ठीक, ये हो गया। आप देखिए 16 के लिए पढ़ना है तो 2 का 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 8 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। इस तरह इसको कामा करते जाना है। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर वास्तव में हम भाग ही कर रहे हैं। जैसे अगर 6 को देखें तो 6 को 2 से भाग कर रहे हैं तो कितना मिला? 3। तो ये भागफल को ही नीचे लिखा जाता है। जैसे 16 को अगर इस 2 से भाग कर रहे हैं 2 8 16 मिला। ठीक, तो इस तरह भागफल को कहाँ लिखते जाना है? उसके नीचे। वास्तव में ये भी भाग ही है। ठीक, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ 2 से और भाग जा रहा है, ये सम संख्या है ना, तो 2 से 3 भाग नहीं जाता, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता, तो जो भाग नहीं जाता उसको सेम टू सेम उतारना है। अब देखिए 2 का 2 चौक 8, तो 4 बार पहाड़ा पढ़े तो 8 आ गया। इस तरह ये भी कट गया। अब चलिए फिर 2 से देखें, ये कट रहा है तो 2 पहाड़ा में 3 नहीं आता, इसका मतलब सेम टू सेम उतारेंगे। अब उसके बाद आ गया 2 दूनी 4। ठीक, अब देखिए फिर 2 से, तो ये तो नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे उतारेंगे, 2 1 कम 2। अब देखिए यहाँ 2 से भाग अब नहीं जाएगा कोई भी संख्या, तो 2 से देखिए अगला अभाज्य संख्या क्या है? 3 है, और 3 से ये भाग जाएगा, तो इस तरह 3 1 कम 3, जो नहीं करता उसको उतारते हैं। अब देखिए जब ऐसे ही हल करते समय करते करते ये लास्ट में अंत में सब 1 हो जाए, एक एक संख्या मिल जाए, तब हमको ये भाग करना बंद करना है। उसके बाद क्या करना है, जितने भी भाजक हैं या भाज्य गुणनखंड, इसी को लिखना है गुणनफल के रूप में। तो देखिए 2 गुणित 2 3 4 बार 2 लिखा है, देखो, तो इसको गुणा के रूप में लिखेंगे और ये 3 है। ठीक, ये मिला हमें। अब इसका क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए देखिए 2 दूनी 4 आया, फिर इस 4 का गुणा 2 से 4 दूनी 8, अब 8 का गुणा इस 2 से 8 दूनी 16, अब इस 16 का गुणा इससे तो 16 तिया 48। तो इस तरह हमें इसका क्या मिला, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त को संक्षिप्त में लसा लिखते हैं, तो इसका लघुत्तम समापवर्त मिला 48। किसका मिला? 6 व 8 का, 16 का लसा बराबर मिला 48। तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना। ठीक, तो याद रखें जो लघुत्तम समापवर्त्य होता है, देखिए 6 के पहाड़ा में भी आता है और 16 के भी पहाड़ा में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन संख्याओं का ये वास्तव में एक भाज्य है। जो दी गई संख्याओं के लिए क्या है, ये भाज्य है, और इनके पहाड़ा में आता है माने इनसे विभाजित हो जाता है, तो
तो ये वास्तव में क्या है, जो संख्या दिया रहता है वो भाजक होता है। क्या होता है? भाजक या कहें गुणनखंड होता है। तो ध्यान रखिए, कोई भी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने वाला जितना भी प्रश्न रहता है, यहाँ पर जो संख्या दिया रहता है ये वास्तव में भाजक है। और इन दोनों, मान लो दो संख्या है तो इन दोनों से विभाजित होने वाला संख्या हम निकालते हैं, छोटा संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए। तो जो जिसको विभाजित करते हैं वो वास्तव में क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो ये भी पॉइंट करने वाली, माने दिमाग में रखने वाली बात है कि लघुत्तम समापवर्त जो होता है वास्तव में एक भाज्य है। ठीक, तो ये विधि हो गया। अब देखिए, इसी के साथ ही साथ हम एक और विधि भी बताते चलेंगे। कौन सा विधि? देखें, आप देखिए यहाँ इनका लघुत्तम समापवर्त 6 व 16 का क्या मिला? 48 मिला। 48 मिला ना। अब देखिए, ये 6 और 16 का इस तरह निकालने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? 6 व 16 में 16 का पहाड़ा लिख लो। आप 16 का पहाड़ा लिख लो। क्यों लिख लो? क्योंकि भाई अपवर्त विधि में बताए हैं कि जब भी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो क्या करते हैं? दोनों का पहाड़ा लिखते हैं। तो दोनों का पहाड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 16 कभी भी 6 के, यानी 16 के पहाड़ा में 6 नहीं आ सकता, लेकिन 6 के पहाड़ा में 16 आ सकता है। इस तरह क्या करेंगे? यहाँ 16 का पहाड़ा लिखेंगे। तो 16 का पहाड़ा थोड़ा सा लिख लो। 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, ऐसे करके लिख लो। अब क्या करो, हमने 16 का पहाड़ा लिख लिया। अब ये जो छोटा संख्या है 16 से, इसका पहाड़ा पढ़ना है और देखेंगे कि इसमें से कौन संख्या आ रहा है। तो देखिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। तो ये जो संख्या है वो सबसे पहले आया 6 के पहाड़ा में। 16 का जो गुणज है, 16 का जो पहाड़ा में से 48, तो इस तरह ये क्या हो गया? 6 व 16 का लघुत्तम समापवर्त हो गया। ये विधि इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हमें गणित हल करते समय बहुत कम समय मिलता है। अब उस कम समय में जल्दी से जल्दी उत्तर तक पहुंचना है, तो जरूरी नहीं है कि हम यही विधि प्रयोग करें। हम जब सीख जाएंगे तो ये विधि भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कब करना है ये बता दूं। मान लीजिए आपका जो संख्या है, ठीक, वो छोटा संख्या दिया है जिसका पहाड़ा लिखते आपको बन जाता है, तभी ये विधि का प्रयोग करोगे। बाकी यही विधि सबसे बेस्ट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए देखें, यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में 3 संख्या दिया है। क्या क्या दिया है? 12, 16 और 24। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम समापवर्त। चलिए निकालते हैं। देखिए, 2 से पहला अभाज्य संख्या हमारा 2 है और सब सम संख्या तो जाएगा ही। 2 छक्का 12, 2 का 8 बार पढ़े 16 आया और 2 12 24। ठीक, बहुत से बच्चे जब इसको हल करते हैं तो ये किस तरह आया ये समझ नहीं पाते। तो हमें समझाना है उनको अलग से भाग दे करके कि वास्तव में हम इसको भाग दे रहे हैं 2 से, तो भाग देते हैं तो 6 उत्तर आया। तो 6 जो भागफल आता है उसी को यहाँ लिखते हैं। तो 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 एक कम 2 और 4 बार 4 कितने में? 2 दूनी 4। इस तरह अब देखिए, इसको 2 का कितने बार पहाड़ा पढ़े? 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 2 छक्का 12। अभी भी 2 से भाग जा रहा है, 3 2 से नहीं विभाजित होगा, इसलिए वैसे सेम टू सेम लिखना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इस तरह आ गया। 3 को सेम टू सेम उतारेंगे क्योंकि 2 से भाग नहीं होता हो, और 2 एक कम 2। इस तरह हो गया। अब देखिए, 2 से कोई भी संख्या विभाजित नहीं हो रहा है क्योंकि सब विषम है। तो 2 से अगला अभाज्य संख्या क्या होता है? 3। तो 3 से भाग करेंगे, 3 से विभाजित हो रहा है। 3 एक कम 3, 1 विभाजित नहीं होता। इस तरह 3 एक कम 3। अब देखिए, नीचे सब 1 हो गया, एक एक संख्या आया। अब हम जो भाजक हैं, जो गुणनखंड का प्रयोग किए, उनको आपस में गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक, इस तरह मिल गया। देखो, अब इसका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी
16 और 16 तिया 48। इसका भी क्या उत्तर मिला? 48। इस तरह 12, 16 व 24 का लघुत्तम समापवर्त बराबर हुआ 48। ठीक है, तो इस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। और दूसरा तरीका मैंने अभी क्या बताया कि जो संख्या दिया गया है, जैसे हमारे पास 12, 16, यहाँ पर देखिए 12, 16 और 24 है, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है? 24। तो 24 का पहाड़ा लिख लो, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, ऐसे करके 24 तिया कितना होता है? तो 4 तिया 12, 2 तिया 6, 1 7 72 होता है। अब देखो ये जो बाकी दो संख्या है 12 और 16, इसके पहाड़ा में कौन आता है? तो देखो 12 दूनी 24 ये तो आ रहा है, लेकिन 16 दूनी 16 के पहाड़ा में 24 नहीं आता। ये 12 चौक 48, 16 तिया 48 ये आ रहा है। इसका मतलब यही क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य है। तो ये दोनों विधि में से कोई, ये विधि विशेषकर जब आप लोग फास्ट तरीका से, माने बहुत तेज़ी से हल करना सीखना है, तो ये तरीका बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शुरू में ये जानना जरूरी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, देखिए 3, 4, 8, 9। अब यहाँ पर संख्याओं की संख्या कितना है? 4 है। देखो, तो पहले एक सरल वाला देखते हैं, उसके बाद एक कठिन वाला देखेंगे। तो 3, 4, 8, 9 का क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त। यहाँ पर कुल 4 संख्या दिया हुआ है। देखिए 2 से सम संख्या 2 है तो कटेगा ही, 3 2 से विभाजित नहीं होता, सेम टू सेम लिखेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 9 भी 2 से विभाजित नहीं होता तो वैसे के वैसे उतारेंगे। अब देखिए 3 तो नहीं होता, 3 को ऐसे लिखना है, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, और 9 2 से विभाजित नहीं होता, इसलिए वैसे ही लिखना है। अब देखिए यहाँ फिर 2 से करेंगे, क्योंकि एक संख्या भी विभाजित हो रहा है, तो 2 1 कम 2 हो गया। एक विभाजित नहीं होता, जो विभाजित नहीं होगा उसको वैसे उतारना है। अब देखते हैं, देखिए सम संख्या कोई भी नहीं है। अब तो 2 से अगला अभाज्य संख्या क्या होता है जी? 3 होता है, तो 3 से भाग करेंगे, 3 1 कम 3, 1 तो विभाजित नहीं होता तो ऐसे के वैसे उतारेंगे, 3 तिया 9। अब देखते हैं एक विभाजित नहीं होता, इसलिए वैसे उतारेंगे, 3 1 कम 3, 3 का पहाड़ा पढ़े, एक भागफल आएगा। अब देखो सब नीचे में भागफल क्या हो गया? 1 हो गया। अब हमको ये इसका गुणाफल के रूप में लिखना है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 3 गुणित 3। देखिए 1 2 3 बार 2 लिखना है, 2 बार 3 लिखना है। चलिए इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया करना है जी। अब 36 तिया नहीं जानते तो गुणा कर लो, 3 छक्का 18, हासिल 1, 3 तिया 90 10। तो इस तरह क्या मिला? 108। इस तरह 3, 4, 8 व 9 का लघुत्तम समापवर्त बराबर क्या मिला? 108। ठीक, तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम ये 4 संख्या दिया गया हो तो उसका आसानी से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा इसका एक और विधि क्या बताया हूं मैं कि बड़ा संख्या देखेंगे। बड़ा संख्या कौन है? देखो इसमें 9, तो 9 का पहाड़ा लिख लो, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 निया 81, 9 दहम 90। ठीक, 9 11 99, 9 12 में 108। अब देखिए ऐसा करेंगे तो 3, अब 3 के पहाड़ा में, तो 3 के पहाड़ा में ये तो आ रहा है, ये सब आ रहा है, लेकिन 4 के पहाड़ा में ये, लेकिन 8 के पहाड़ा में देखो ये आ रहा है, तो ये सब नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल 108 ही एक ऐसा संख्या है जो 3 के पहाड़ा में भी आता है, 4 के भी पहाड़ा में आता है, और 8 के भी पहाड़ा में, और 9 के भी पहाड़ा में। तो चारों के से विभाजित होने वाला यह केवल 108 ही ऐसा संख्या है जो ये 3, 4, 8, 9 सभी से विभाजित होता है। ठीक, तो इस तरह से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? देखिए ये थोड़ा इससे कठिन वाला है, जो चौथा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है? 12,
16, 24 और 36। ठीक, इस तरह देखिए सब सम संख्याएँ हैं, तो सम संख्या पहले 2 से विभाजित करेंगे। 2 छक्का 12, 6 बार पढ़ा पढ़ेंगे 12 आया, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। इधर देखिए 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 अगर हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 6 उतारेंगे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ये इस तरह हुआ है, देख लीजिए। 2 एक कम 2 तो क्या बचता है, 1 बचता है, भाग घटाते हैं तो फिर 6 उतारते हैं तो 16 बन जाता है और 2 अट्ठे 16 होता है। ठीक है, इस तरह भाग देते हैं, उसी तरह ये भागफल को लिखा गया है। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, अब 2 से फिर भाग जाएगा, 2 तिया 6, ये 2 चौका 8, ये 2 छक्का 12, ये 2 निया 18। फिर 2 से देखिए, 2 से 3 भाग नहीं जाता, इसलिए सेम टू सेम उतारना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 भी 2 से विभाजित नहीं होता, अभी भी सम संख्या है, तो ये 2 एक कम 2 और ये बाकी संख्या 2 से विभाजित नहीं हुआ, इसलिए वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, किससे होगा, 2 से अगला अभाज्य संख्या 3, 3 एक कम 3, 1 की 1, 3 एक कम 3 और 3 तिया 9। इस तरह एक तो विभाजित नहीं होता, तो 3 एक कम 3। इस तरह हमें देखो क्या मिला, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। तो अब इसको लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। देखो 4 बार 2 का 2 आया है, उसके बाद 2 बार 3 आया है। अब चलिए हल करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया करना है, तो 3 के साथ गुणा कर देते हैं। 8 तिया 24 हासिल 2, 3 चौक 12, 12 2 14, कितना मिला 144। तो यही क्या है, ये 12, 16, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त्य है, लघुत्तम समापवर्त्य है। ठीक, तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि और ये अलग से बड़े संख्या का जो गुणज लिखने वाला विधि है, उससे हम आसानी से लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो लिखा है इससे संबंधित कुछ जरूरी तथ्य बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए यहाँ क्या लिखा है, हम यहाँ पर क्रमागत जिसे लगातार भी शब्द दिया जाता है, लगातार या क्रमागत प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना, या सम संख्या का, उसी तरह विषम का और इसी तरह अभाज्य संख्या का, 4 तरह के संख्याओं का मतलब यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है ये बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्रमागत प्राकृत संख्या, मान लीजिए 1 या 2 लिख लें, ये क्रमागत है। 5, 6 लिखें तो भी क्रमागत है। 100 और 100 के बाद क्या आता है 101, तो ये भी क्या है, क्रमागत प्राकृत संख्या है। तो ये जो क्रमागत जब भी प्राकृत संख्या दिया रहेगा और इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, तो याद रखना हमेशा इनका गुणा ही करना है। क्या करना है, गुणा करना है। जैसे 5 और 6 क्रमागत प्राकृत संख्या है, इनका अगर लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है मतलब 5 और 6 का गुणनफल ही होगा, तो 5 छक्का 30। 7 और 8 क्रमागत प्राकृत संख्या है, इन दोनों का अगर लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है तो इनको गुणा करना पड़ेगा। ठीक, इसी तरह मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये चारों क्या है, क्रमागत प्राकृत संख्या है। इन चारों का अगर लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है तो इन चारों संख्याओं का आपस में गुणा करना पड़ेगा। क्या होगा, देखिए 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24। तो इन चारों क्रमागत संख्या प्राकृत संख्या का ये हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त्य। तो इसमें मुख्य रूप से जानना क्या है कि जब भी क्रमागत प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात किया जाता है तो उन संख्याओं को आपस में गुणा कर देने से उसका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं
इसका सम का बाद में बताऊंगा, पहले विषम देखो। अब विषम संख्या क्या है? क्रमागत ये 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है? क्रमागत विषम संख्या है। अब इनमें से कोई भी क्रमागत ले लो, जैसे 1 3 5 ले लिए या 7 9 11 ले लिए, तो कोई भी इस तरह ले सकते हैं, 7 9 11 13। तो ये 3 मान लीजिए ले लिए, तो इनका जब भी अगर हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, तो इनका हमेशा गुणा ही करना पड़ेगा। 1 3 5 क्या होगा? 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। ठीक, इसी तरह इनका अगर निकालना है 7 9 11 और 13 का, ये 4 संख्या है क्रमागत विषम संख्या, तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया विषम संख्याओं का, यानी कि क्रमागत यानी लगातार अगर विषम संख्या दिया है, क्रमागत या लगातार विषम संख्या, तब हमेशा उसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए उसको इस तरह गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, उनका आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। ठीक, तो गुणनफल मिलेगा, वही लघुत्तम समापवर्त होगा। अब आते हैं अभाज्य संख्या में। तो अभाज्य संख्या में भी वही है, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद इस तरह से 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। तो ये क्या है? क्रमागत अभाज्य संख्या है। ठीक, तो क्रमागत अभाज्य संख्या और क्रमागत विषम संख्या लिखते समय बच्चे लोग अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि उनको विषम संख्या याद आता है कि यहाँ 7 के बाद 9 आएगा, 11 के बाद 13, फिर 13 के बाद 15, इस तरह से। तो अभाज्य संख्या अलग चीज़ है और विषम संख्या अलग है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह जब भी अभाज्य क्रम लगातार यानी कि क्रमागत अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहे, तो उनको लिख करके आपस में क्या करना है? गुणा करना है। मान लीजिए कह दिया कि प्रथम तीन क्रमागत अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो प्रथम शब्द लिखा है, इसका मतलब शुरू से, तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, तो प्रथम 3 लिखा है तो शुरू से 3 अभाज्य संख्या लिखेंगे और उसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो इसको क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 3 6, 6 5 30, तो इसका आ जाएगा 30। ठीक, तो इस तरह हमने क्या देखा कि जब भी क्रमागत यानी लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना हो, विषम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना हो या अभाज्य संख्या का, उनको आपस में गुणा करना है। अब आते हैं सम संख्या का। तो याद रखें, सम संख्या का अगर क्रमागत इस तरह सम संख्या दिया है, ठीक, तो यहाँ पर वो नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पर आपको बड़े संख्या का लिख लेना है पहाड़ा, जो बड़ा संख्या जैसे 6 है तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, और फिर इनका देखना है इन दोनों से कौन सा संख्या भाग जा रहा है। तो देखिए 6 दोनों से भाग नहीं जाता, 12 दोनों से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? लघुत्तम समापवर्त। या जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, उसी विधि से क्रमागत जब भी सम संख्या के बारे में पूछा जाए तो उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से, नहीं तो इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आगे की वीडियो में मैं महत्तम समापवर्तक निकालना से संबंधित वीडियो लाऊंगा। उसके बाद फिर लघुत्तम समापवर्त से संबंधित जो कठिन प्रश्न हैं वो आप लोगों के लिए अपने चैनल में डालूंगा। तो वीडियो को लाइक करना कृपया मत भूलिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।